सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल से जो है अपवाह तीसरा अध्याय समझा रहे हैं। तो समझें अपवाह। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। यानी एक क्षेत्र में जो नदी जहाँ से निकलती है आगे बह कर के जहाँ तक जाती है, तो एक नदी तंत्र की व्याख्या अपवाह करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय, यानी जो नदी है वो कहीं किसी एक बड़े जलाशय से निकलती है। वो जलाशय झील हो सकता है, समुद्र या महासागर। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, यानी एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलेगा कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। यानी जहाँ से वो जलाशय से जो नदी निकली और उसके आगे जहाँ भी पर्वत या उच्च भूमि दो, मतलब ये जो है दो हिस्सों में बांट देगी उस नदी तंत्र को। जो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग कर देती है और इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। यानी एक जगह से दो धाराएं निकली हैं तो कोई एक बीच का हिस्सा जो है, ऊंचा हिस्सा, उनको दो भागों में बांट रहा होता है। इसी को कहते हैं जल विभाजक। अब देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है और भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? भारत में अपवाह तंत्र समझें। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है और इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। दो भागों में बटी हैं भारत की नदियाँ। पहला हिमालय की नदियाँ, यानी ये हिमालय से निकली हैं, और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो देखिए, भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण भारत की नदियाँ दो भौगोलिक क्षेत्रों से निकली हैं। इस वजह से हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, यानी इनमें वर्ष भर पानी रहता है और इनमें, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। यानी हिमालय से जो नदियाँ निकली हैं उन्हें हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर जहाँ बर्फ़ जमी रहती है वो बर्फ़ पिघल करके इन नदियों में पानी के रूप में पानी आता रहता है उस बर्फ़ का, और वर्षा का पानी तो आता ही है। तो ये नदियाँ वर्ष भर जो है इनमें पानी रहता है, ये सूखती नहीं है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ हैं सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र, और इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। हिमालय के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। यानी हिमालय से निकल करके और बह करके लास्ट में समुद्र में गिरती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन की क्रिया, क्योंकि ऊंचाई से नीचे की ओर बह रही हैं और ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से अपर्दन की क्रिया, बहाव तेज़ होता है पानी का, इसलिए अपर्दन की क्रिया ज़्यादा होती है। यानी ये इधर उधर का हिस्सा काट करके अपने साथ बहा करके ले जाती हैं। तो
तो ये चित्र के द्वारा समझें। इसमें देखिए सबसे ऊपर जहाँ से नदी निकली है, नदी का स्रोत, और ये ऊपरी भाग है, वहाँ पर नदी का केवल एक ही मतलब एक रूप है, एक बहाव है। और इसके बाद मध्य भाग में विसर्प की तरह ये कभी कभी इधर उधर भी मतलब एक दो जगह से और अपना स्थान बना लेती है। इसके बाद है गोखुर झील, ये झील भी बना देती है। और ये निचला भाग है, निचले भाग में आकर के नदी बीच में ऊंचाई, कई जगह मिट्टी जमती जाती है और ऊंचाई हो जाती है, तो इसकी कई धाराएं बन जाती हैं। और ये जो ऊंचा हिस्सा हो जाता है वो डेल्टा, यानी मिट्टी जमती जाती है और वो मैदान तैयार होता जाता है। इसको डेल्टा मैदान कहते हैं, ये डेल्टा है। तो इस तरह से ये नदी की विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो देखिए अपने साथ भारी मात्रा में, चूँकि अपर्दन ऊंचाई से बह रही हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, तो अपर्दन की क्रिया ज़्यादा होती है जब ये ऊंचाई से नीचे की ओर बहती हैं। और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती हैं यानी बहा करके आगे ले जाती हैं। और मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प और गोखुर झील बनाती हैं। और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियाँ, यानी वहाँ आकर के इनका बहाव धीमा हो जाता है, तो ये अपने साथ जो बहा करके बालू और सिल्ट लाती हैं वो वहाँ पर छोड़ देती हैं। और इस तरह से वहाँ पर मैदान तैयार होता जाता है, बराबर परत की परत जमती जाती है, तो ये डेल्टा तैयार करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। और ये मैदान जो है डेल्टा बहुत ही उपजाऊ मैदान होते हैं। अधिकतर प्रादीपीय नदियाँ ये मौसमी नदियाँ हैं, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। यानी वर्षा अच्छी होती है तो पानी नदी में ज़्यादा दिन तक चलता है, ज़्यादा रहता है, और कम होती है तो जल्दी पानी सूख जाता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है गर्मी के टाइम में। और हिमालय की नदियों की तुलना में प्रादीपीय नदियों की लंबाई कम और छिछली होती है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं ये नदियाँ। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रादीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं, यानी पश्चिम से निकलती हैं, तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बह करके पहुंचती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अब देखिए हिमालय की नदियाँ। हिमालय की मुख्य नदियाँ हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। और ये नदियाँ लंबी हैं, चूँकि हिमालय से निकल रही हैं तो इन हिमालय की बर्फीली चोटियों से बर्फ़ पिघल करके पानी बन करके इनमें हमेशा पानी बहता रहता है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को दो नदी तंत्र कहा जाता है, यानी एक बड़ी नदी और सहायक नदियाँ जब मिल जाती हैं तो ये नदी तंत्र कहलाता है। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र, यानी सिंधु नदी तो मुख्य है और इसमें मिलने वाली या इससे निकलने वाली और सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, यानी ये मानसरोवर झील के निकट से निकली है तिब्बत से। पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है और इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब
तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं और इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। इसका 2900 किलोमीटर लंबी है ये नदी। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। तो देखिए, सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों, ये 1960 में हुआ था ये सिंधु जल समझौता। इसके अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। यानी सिंधु नदी के जल का 20% जल का उपयोग कर सकता है और इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। अब देखिए गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है और हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं और इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। ये नदियां हिमालय से निकलती हैं और गंगा में आगे जाकर के मिल जाती हैं। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। इसी तरह से और नदियां भी मिलती हैं। इसके आगे का हम कल समझाएंगे बच्चों। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।